नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज मुद्दे की बात कार्यक्रम में हम लोग चर्चा करेंगे नासा के द्वारा जारी किए गए वीडियो के बारे में। नासा ने एक ऐसा वीडियो जारी किया है जिसमें एक ब्लैक होल से ध्वनि निकलती हुई दिख रही है और इसी के बारे में आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। नासा ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसके बारे में दर्शाया है और इसी के आधार पर हम लोग आज चर्चा करेंगे कि आखिर इस वीडियो की खासियत क्या है। सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि आप इस वीडियो को सुनिए और देखिए भी, ताकि पता चल सके कि इस ध्वनि से संबंधित रहस्य क्या है ना। एक बार इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। अभी आप सुन रहे होंगे कि इस तरीके से एक आकृति घूम रही है और आवाज निकल रही है, ध्वनि निकल रही है ना। नासा ने ब्लैक होल से, एक ब्लैक होल है, कृष्ण छिद्र है, उसी से इस साउंड को, इस ध्वनि को कैप्चर किया है, कैद किया है और इसी को थोड़ा बेहतर कर करके और ये वीडियो रिलीज किया है। हालांकि ये वीडियो जो है रिलीज किया गया था मई में ही इसके संदर्भ में जानकारी मिली थी, लेकिन ट्विटर पर हाल के समय में इस वीडियो को लेकर करके चर्चा का जो विषय है वो बना था और इसी कारण से हम लोग भी आज इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। आगे अब हम बात करते हैं कि इस वीडियो के कंटेक्स्ट में नासा ने क्या बातें कही हैं, इस ध्वनि के कंटेक्स्ट में नासा ने क्या बातें कही हैं, इसको हम एक एक कर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि नासा ने पहली बार किसी ब्लैक होल से आने वाली आवाज के बारे में जानकारी दी है। ठीक है, आगे समझने की कोशिश करते हैं कि एक आकाश गंगा है, उसका नाम है पर्सियस। क्या नाम है? पर्सियस नाम की आकाश गंगा है। उसी में एक ब्लैक होल स्थित है, उसी के केंद्र में एक ब्लैक होल स्थित है और उसी से निकलने वाली आवाज को नासा ने कैद किया है। चंद्रा एक्स-रे वेधशाला के जरिए खगोलीय डाटा का सोनिफिकेशन किया गया नासा के द्वारा और इसके बाद इस तरीके से ये वीडियो रिलीज किया गया। यहाँ पर दो बातें आपको ध्यान में रखने लायक हैं। पहली बात ये कि चंद्रा एक्स-रे वेधशाला के माध्यम से इसको मॉनिटर किया गया, इसको कैद किया गया है। चंद्रा एक्स-रे वेधशाला नासा का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेटरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण वेधशाला है और इसमें जो चंद्रा है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर नाम के जो वैज्ञानिक हुए थे, उन्हीं के नाम पर इसे चंद्रा एक्स-रे वेधशाला के तौर पर जाना जाता है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है जानना। और जो दूसरी बात है कि सोनिफिकेशन किया गया है ना, जिस ब्लैक होल से आवाज निकल रही थी, ध्वनि निकल रही थी, उसको सोनिफिकेशन किया गया। सोनिफिकेशन दरअसल दोस्तों एक ऐसी पद्धति होती है जिसमें जो एस्ट्रोनॉमिकल डाटा यानी कि खगोलीय डाटा जो होता है उसको साउंड के स्तर पर कन्वर्ट किया जाता है, बदला जाता है, ध्वनि के स्तर पर उसे बदला जाता है और इसी पद्धति को सोनिफिकेशन का नाम दिया जाता है। देखो, आप ये जानते होंगे कि जो मनुष्य है, मनुष्य की सुनने की क्षमता बहुत ही सीमित है। 20 हर्ट्ज से लेकर करके 20,000 हर्ट्ज तक की हम जो भी मनुष्य हैं हम लोग सुन सकते हैं। न तो इससे कम और न ही इससे अधिक का जो हर्ट्ज है, जो फ्रीक्वेंसी है, उसे हम सुन सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि नासा ने आखिर कुछ ऐसा विकल्प ढूंढा होगा, कुछ ऐसा काम किया होगा जिसके माध्यम से ब्लैक होल से निकलने वाली जो ध्वनि है उसको एक मनुष्य सुन सके और इसी के लिए इस पद्धति का इस्तेमाल किया गया जिसे क्या कहा जाता है? सोनिफिकेशन कहा जाता है, ताकि उस ध्वनि को एक मनुष्य सुन सकता हो। अब आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिकों ने एक और महत्वपूर्ण मत दिया है जो आप सभी को भी पता होगा। पता क्या होना चाहिए? पता यह होना चाहिए कि सामान्य तौर पर यह विश्वास किया जाता है कि अंतरिक्ष का जो अधिकांश हिस्सा है वो क्या है? वो निर्वात है, वैक्यूम है, वहां पर वायु नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? तो जब वायु भी नहीं है तो ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है।
कक्षा 6-7 में ही आपने पढ़ा होगा। और प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो जब स्पेस यानी अंतरिक्ष का एक बहुत बड़ा हिस्सा निर्वात है, तो ऐसे में नासा ने कैसे इस ध्वनि को कैद किया? आखिर इसका आधार क्या है? माध्यम कहाँ नासा को मिल गया, है ना? कौन सा ऐसा मीडियम मिल गया जिसके माध्यम से साउंड जो है ट्रैवल किया, साउंड एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन किया? ये एक सवाल बन जाता है। तो यहां पर ये ध्यान रखना कि जब ये एक तर्क दिया जाता है सामान्य तौर पर कि अधिकांश हिस्सा निर्वात है, तो ऐसे में ध्वनि की उपस्थिति नहीं हो सकती है, तो इसी बीच नासा के वैज्ञानिकों ने यहां पर कुछ और बातें भी कही। नासा के वैज्ञानिकों ने कहा कि जो गैलेक्सी क्लस्टर है, जो गैलेक्सी का मतलब क्या हुआ, तारामंडल कहें या फिर आप उसे आकाशगंगा कहें, तो उस आकाशगंगा का जो क्लस्टर है, जो समूह है, उस समूह में गैसों का आधार है। इतना अधिक गैस है कि उसी गैस के माध्यम से साउंड ट्रैवल किया, ध्वनि ने गमन किया, ठीक है ना? और इसी के आधार पर जो है यह ध्वनि दर्शाई गई है, इस ध्वनि को कैद किया गया है। ये नासा एक्सोप्लैनेट का जो ट्विटर हैंडल है, उस ट्विटर हैंडल पर ये बातें निकलकर सामने आई हैं। तो यहां पर दो चीजें आप समझ लीजिए। पहली बात तो ये कि सामान्य तौर पर कहा जाता है कि जो अंतरिक्ष है वो निर्वात है, निर्वात की बात कही जाती है, ठीक है। दूसरी बात जो है वो ये है कि नासा ने इस ध्वनि के लिए जो आधार बताया है वो ये बताया है कि जिस आकाशगंगा के ब्लैक होल से इस ध्वनि के बारे में जानकारी मिली है, उस आकाशगंगा में कई स्तरों पर जो गैस की प्रचुर मात्रा स्थित है, उसी को आधार बनाया गया है इस ध्वनि को समझने के लिए। तो ध्वनि को समझने के लिए यहां पर समझिएगा कि ध्वनि को समझने के लिए आकाश गंगा की गैसों का आधार, है ना? मोटे तौर पर हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये जो गैसें हैं उस परसियस आकाशगंगा में, ये जो गैसें हैं इनके आधार पर ही जो ध्वनि है वो ट्रैवल की। अब यहां पर थोड़ा और समझिए कि आकाशगंगा क्लस्टर से बड़ी मात्रा में ध्वनि की उत्पत्ति तो हुई है, इससे ही ध्वनि तरंगों के गमन के लिए माध्यम मिला। अब थोड़ा सा ऐसे समझिए कि जब आप एक स्थिर जल में पत्थर फेंकते हैं तो कुछ हलचलें पैदा होती हैं। कभी ऐसा किया है या नहीं किया है? मान लो कि ये एक नदी है और इस नदी में आपने एक पत्थर का टुकड़ा फेंक दिया, तो फिर क्या होगा? कुछ हलचल पैदा होगी, कुछ इस तरीके से पैदा होती है ना? कभी ऐसा देखा होगा या किया होगा? तो इस हलचल को क्या नाम दिया जाता है? इसे रिपल्स इंग्लिश में कहते हैं। रिपल्स के तौर पर आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है। और ये जो हलचल है ये कैसी हलचल होती है? तो लॉन्गिट्यूडिनल या फिर अनुदैर्ध्य। चूंकि ये साइंस का विषय है, विज्ञान का विषय है, इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझाऊं ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। तो ये अनुदैर्ध्य तरंग होती है। और जो ध्वनि है, ध्वनि कौन सी तरंग है? ध्वनि भी अनुदैर्ध्य तरंग ही है। प्रकाश कौन सा तरंग है? तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, वो ट्रांसवर्स वेव है। और ध्वनि कौन सी तरंग है? तो अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग में क्या होता है कि ऐसे आगे पीछे जो तरंगों का गमन है वो इस तरीके से होता है। तो ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। और जो रिपल्स पैदा होते हैं, इस आधार पर यहां पर कुछ चीजें समझने की जरूरत है। देखो, हुआ ये कि जिस गैसियस क्लस्टर के संदर्भ में यहां पर कहा जा रहा है
कि उस गैसियस क्लस्टर से जो ध्वनि तरंग निकली है उसके आधार पर हमने इसे कैद किया है। ठीक है, अब थोड़ा आपको यह समझना है कि ये जो गैसियस क्लस्टर है ये किस तरीके से यहां पर नासा के वैज्ञानिकों को सहयोग देता रहा। देखो हुआ ये कि जब गैसियस क्लस्टर के माध्यम से जो प्रेशर वेव्स हैं, जो दाब तरंगे हैं, वो दाब तरंगे जब गुजरी तो वहां पर हलचल पैदा हुई। वहां पर पत्थर तो फेंकने कोई नहीं गया होगा ना भाई, है ना। तो गैसियस क्लस्टर में, कौन सा गैसियस क्लस्टर, तो इस आकाश गंगा का, कौन सी आकाश गंगा, तो पर्सियस आकाश गंगा के गैसियस क्लस्टर में, गैसियस क्लस्टर की जब हम बात करें तो आप इसे ऐसे समझिए कि गैस का बहुत बड़ा क्षेत्र क्लस्टर है, झुंड है, समूह है। तो उस समूह में जब प्रेशर वेव्स, जब दाब तरंगें पैदा होती हैं तो दाब तरंगों के पैदा होने से रिपल्स का निर्माण हुआ और उन रिपल्स यानी कि उन हलचलों के माध्यम से ही ये ध्वनि तरंगे जो है गमन की, यात्रा की। और उसी को किसने कैद किया, तो नासा के वैज्ञानिकों ने कैद किया और इसके बाद इस ध्वनि को और अधिक बेहतर बना करके ताकि मनुष्य उसे सुन सके उस तरीके से सामने पेश किया गया। तो सबसे पहले क्या किया गया, ध्वनि तरंगों की पहचान की गई। इसके बाद इसे सोनिफिकेशन के जरिए मानव के सुनने योग्य बनाया गया। बात समझ में आ रही है ना। तो ये सारी चीजें आपको यहां पर समझने लायक हैं कि किस तरीके से इस ध्वनि तरंग के कंटेक्स्ट में नासा के वैज्ञानिकों ने काम किया। अब यहां पर एक दो बात और समझो कि ऐसा नहीं है कि पहली बार नासा ने इस तरीके से कोई सोनिफिकेशन की प्रक्रिया अपनाई हो। इससे पहले भी नासा ने सोनिफिकेशन पद्धति से ध्वनि सुनने की कोशिश की है और ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी प्लस SOHO का मतलब क्या हुआ, सोलर एंड हेलियोस्फेयर ऑब्जर्वेटरी, है ना। ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी और सोलर एंड हेलियोस्फेयर ऑब्जर्वेटरी, ये नासा का और ये यूरोप का, इन दोनों ने मिल करके जो सूर्य की प्रकृति में, सूर्य के अंतर्गत जो ध्वनि उत्पन्न हो सकती है, उत्पन्न होती है, उसको सुनने की कोशिश की गई थी कुछ समय पहले, है ना। तो इसके माध्यम से सूर्य के अंदर की ध्वनि को सुनने की कोशिश की गई थी। तो इससे स्पष्ट ये होता है कि पहली बार ऐसा नहीं किया गया है, बल्कि इससे पहले भी ऐसी कोशिशें की गई। लेकिन इस संदर्भ में ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि पहली बार ब्लैक होल से आने वाली जो ध्वनि है, ब्लैक होल से निकलने वाली जो ध्वनि है, उसको नासा ने कैद किया है, कैप्चर किया है। और दूसरी बात यहाँ पर यह महत्वपूर्ण हो जाती है दोस्तों कि अभी तक जो माना जाता था कि जो स्पेस है, जो अंतरिक्ष है, वो पूरी तरीके से निर्वात है, एकदम साइलेंट है, शांत है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो अंतरिक्ष है वह पूर्णतः निर्वात नहीं है, बल्कि कुछ इस हिस्सा इसका ऐसा भी है जहां पर कि निर्वात नहीं है। और ये स्थिति हो सकती है कि हम जो मनुष्य हैं, हम उसे नहीं सुन पाते हैं, जो ध्वनि उस अंतरिक्ष के उस हिस्से में पैदा होती होगी, निकलती होगी। क्योंकि हम सब की तो सीमा ही है ना। मनुष्य तो एक बहुत ही छोटा सा प्राणी है, तो हमारी तो सीमा ही है कि 20 से 20,000 हर्ट्ज तक ही हम सुन सकते हैं। तो इस संदर्भ में ये चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि नासा ने किस तरीके से इस ध्वनि को एम्पलीफाई करके थोड़ा उसको इनरिच किया है, यानी कि संवर्धित किया है, बेहतर किया है, ताकि मनुष्य उसे सुन सके। तो इस तरीके से यह जो मुद्दा है अपने आप में बहुत ही रोचक हो गया। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि परीक्षा में सवाल पूछने की जो संभावना होती है वो इन तथ्यों के आधार पर, इन अवधारणाओं के आधार पर
बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको फिर से एक एग्जाम्पल के माध्यम से दर्शाने की बताने की कोशिश करूंगा परीक्षा में किस तरीके से सवाल पूछे गए हैं यूपीएससी के एग्जामिनेशन में, ताकि आप समझ पाएंगे कि आज की जो चर्चा है वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है किस तरीके से। देखो 2019 में एक सवाल पूछा गया था जो कि यह था, हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्ष दूर विशालकाय ब्लैक होलों के विलय का प्रेक्षण किया। इस प्रेक्षण का महत्व क्या है? अब इसके महत्व पर आधारित सवाल पूछ लिया गया था वर्ष 2019 में। ये ऑप्शंस दिए गए थे, इसका सही उत्तर था ऑप्शन बी, गुरुत्वीय तरंगों का अभिज्ञान हुआ इसके माध्यम से। तो ये सारी जो गतिविधियां हैं, जो नासा के द्वारा गतिविधियां की जाती हैं, इसरो के द्वारा जो गतिविधियां की जाती हैं, कुछ जो एक्सपेरिमेंट या प्रयोग किए जाते हैं, उसके आधार पर जो चीजें बाहर निकलकर सामने आती हैं वो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए ये महत्वपूर्ण था कि जब नासा ने इस तरीके से जो प्रयोग किया, ब्लैक होल की ध्वनि को दर्शाने की कोशिश की गई वीडियो के जरिए, तो यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय बन जाता है ना। यहां मैं आपको बता दूं कि जिस परसियस आकाशगंगा की हम बात कर रहे हैं और वहां पर जो ब्लैक होल है वो लगभग 250 मिलियन लाइट ईयर दूर है और वहां से इस ध्वनि के बारे में जानकारी मिली है कि नहीं। यहां पर एक प्रश्न में पूछा गया है ना कि अरबों प्रकाश वर्ष दूर, तो ये भी जो ब्लैक होल है, ये भी जो आकाशगंगा है, अरबों प्रकाश वर्ष दूर है। ये जो है आपको यहां पर समझने लायक है। तो परीक्षा में प्रश्न की जो प्रकृति है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। जो आज हमने डिस्कस किया कि जो अंतरिक्ष में सामान्य तौर पर माना जाता है पूर्णतः निर्वात है, या फिर कुछ हिस्सा ऐसा भी है जो निर्वात नहीं है, ऐसे भी सवाल बन सकता है कि नहीं। जो सोनिफिकेशन की पद्धति है, इसके बारे में भी आपसे सवाल के स्तर पर पूछा जा सकता है कि इस पद्धति में किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि किस चीज को सुनने के लिए इस पद्धति का इस्तेमाल होता है ना। तो इस सारी बातों को आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और मुद्दे की बात कार्यक्रम में, किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देरी मत कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए। इसमें कई सारे महत्वपूर्ण कार्यक्रम आपको मिलेंगे जो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं। मिलते हैं किसी और मुद्दे की बात कार्यक्रम में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।